तो हेलो 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 गाइस। आज हम लोग करेंगे मैथ्स वीक वन का वन शॉट। इस वीक में हम लोग रिलेशन, फंक्शन, फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स और सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जो ये वाला पार्ट है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर और इंटीजर्स, ये वाला आप लोग ऑलरेडी मतलब लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। ये रिलेशन फंक्शन जो लोग मैथ बैकग्राउंड से है उन लोग क्लास ट्वेल्थ में पढ़े होंगे। और जो सेट थ्योरी है, सेम मैथ बैकग्राउंड वाले क्लास इलेवेंथ में पढ़े होंगे। ठीक है, इलेवेंथ क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो नॉन मैथ्स वाले ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहले बात आता है कि नेचुरल नंबर क्या है। आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर क्या है, लेकिन मेरा फर्ज है कि बेसिक यहाँ है, एडवांस लेवल आईआईटीएम के हिसाब से एडवांस लेवल यहाँ है। मैं डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता भाई, मैं बेसिक से ही उठ के एडवांस तक जाऊंगा, एकदम लास्ट लेवल तक मैं जाऊंगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर हमें पता है कि वन से लेकर के इंफिनिटी नंबर नेचुरल नंबर होता है, लेकिन आईआईटीएन के सिलेबस में नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है। और नेचुरल नंबर हम लोग मतलब कि नॉर्मली डिनोट करते हैं या फिर ऐसा एन या फिर स्मॉल लेटर एन। लेकिन अगर जीरो इंक्लूड हो जाए नेचुरल नंबर में तो हम लोग इसका जो नोटेशन ऐसे करेंगे, एन के नीचे एक जीरो या फिर छोटा एन के नीचे एक जीरो। ठीक है, ये होगा नेचुरल नंबर इन आईआईटीएम सिलेबस। ठीक है, तो नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर क्या देता है? एक नेचुरल नंबर देता है, जैसे कि 4 + 6 10 आया, एक नेचुरल नंबर आ गया। नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई में नेचुरल नंबर भी एक नेचुरल नंबर देता है, 4 × में 4 16 आ गया, जो कि एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर माइनस में नेचुरल नंबर ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं देता है। नेचुरल नंबर देगा लेकिन ऑलवेज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, हमेशा नेचुरल नंबर नहीं देगा। जैसे कि -1, -1 नेचुरल नंबर नहीं आता है। देख सकते हो कि अगर आईआईटीएम की सिलेबस के हिसाब से भी पकड़े तो जीरो से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, लेकिन -1 तो जीरो के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो इस नंबर को डिफाइन करने, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज इट? इस नंबर को डिफाइन करने के लिए आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चलता है, 0 1 2 3। मतलब कि -100, -99 डॉट 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 डॉट, फिर 0 1 2 माइनस, माइनस नहीं, फिर 100, फिर और सो ऑन, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है नेचुरल, सॉरी, इंटीजर्स। ठीक है, अब नंबर लाइन का नोटेशन क्या होता है? ये होता है एकदम ओरिजिन पॉइंट, मतलब कि ये अगर जीरो हुआ तो इसके राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, और जीरो के लेफ्ट साइड में सब कुछ नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अब कुछ छोटा छोटा डेफिनेशन। मल्टीप्लिकेशन असल में क्या होता है? रिपीटेटिव एडिशन ऑफ ए नंबर। जैसे कि 2 × 3 = 6, और अगर 2 + 2 + 2 तब भी 6 आता है। ठीक है, 2 3 = 6, और 2 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करें तो भी 6 ही आता है। मतलब कि और अगर और भी एग्जांपल देख लेते हैं, 4 × 4 16 आता है, और 4 + 4 + 4 + 4 भी 16 आता है। मतलब कि एक नंबर को रिपीटेटिव टाइम मल्टीप्लाई करने को ही, सॉरी, रिपीटेटिव टाइम एडिशन करने को ही मल्टीप्लिकेशन कहते हैं हम। एक्सपोनेंट क्या होता है? ये जो है एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है हाँ, रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख के रखा है, 5 टू द पावर, मतलब कि 5³ 5 × 5 × 5, या फिर 5 टू द पावर 4, 5 मतलब कि 4 बार हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर को ही हम लोग एक्सपोनेंट कहेंगे। डिवीजन क्या होता है? रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर को ही हम लोग डिवीजन कहते हैं। जैसे कि 21 - 3, सॉरी, एक सेकंड, मैं एक इजी सा एग्जांपल ले लेता हूँ। 4 ÷ 4 क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, इसको मैं कैसे समझाऊँ? एक एक सेकंड में।
सोचिए इसको मैं कैसे समझाऊं। हाँ, समझ गया। 16 डिवाइडेड बाई 4 क्या आता है? 4 आता है, ठीक है। एक नॉर्मल आर्बिट्री सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। और 16 - 4 ये कितना आता है? 12 आता है। 12 - 4 कितना आता है? 8 आता है। 8 - 4 कितना आता है? 4 आता है। तो देख सकते हो रिपीटेटिव नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग अगर सब्ट्रैक्शन करें तो इसको हम लोग डिवीजन भी कह सकते हैं, इसको ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये चीज हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट आप लोगों को पता है कि जैसे कि 16/4 = 4, ये 4 जो है ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख के रखा हूँ। रिमाइंडर इस केस में 0 आएगा। जो और अगर कुछ मिक्स फ्रैक्शन टाइप का केस है तो दूसरा भी आ सकता है, दूसरा चीज भी आ सकता है, ठीक है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, पॉइंट्स में आ सकता है, ठीक है। अब बात है कि जो मेन कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि डिविडेंड और डिवाइजर ये दो चीज क्या होता है। अगर 16/4 है, ठीक है, या फिर 21/3 है जो कि 7 आएगा, इसके इसमें क्वेश्चन है 7, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो जो ऊपर वाला होगा 16 वो होगा डिविडेंड, जैसे कि इस केस में 21 होगा डिविडेंड। और जो डिवाइजर होगा वो होगा नीचे वाला, जैसे कि इस केस में भी 3 होगा डिवाइजर, ठीक है। अभी प्राइम नंबर क्या चीज? number who have only two factors, that is one and the number itself is called prime number, ठीक है। प्राइम नंबर आप लोगों को पता है कि प्राइम नंबर क्या चीज होता है? 2, 3, 5, फिर 7, फिर 11। 11 को अगर हम लोग 11 हमें पता है कि कौन कौन चीज से डिविजिबल जाता है। 11/11 जो कि 1 आता है, और 11/1 जो कि 11 आता है, ठीक है। इसका दो ही फैक्टर्स है 11 और 1, जैसे कि 3/1 3 आएगा, 3/3 1 आएगा, ठीक है। इसका दो ही सिर्फ फैक्टर्स है। अगर जो नंबर है इसका नंबर ये खुद ही एक फैक्टर और वन सिर्फ वन एक फैक्टर हो तो इसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर मतलब कि फुल यूनिवर्स में प्राइम नंबर को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो वो ही कॉम्पोजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि 21 को अगर 3 और 7 में मतलब कि एकदम लोएस्ट प्राइम नंबर तक, सॉरी लोएस्ट नहीं, मतलब कि एकदम प्राइम नंबर तक हम लोग अगर ले आए, जैसे कि 3 और 7 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे देख सकते हो कि 2, 2, 2, 3 प्राइम नंबर है, यहाँ पर भी ये वाला सीरीज भी प्राइम नंबर है, और मेनी मोर बहुत सारे हैं ऐसे, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। ऐसा नंबर है 1/2, 2/3, 3/4 फ्रैक्शन फॉर्मेट में अगर नंबर हो जाए, फ्रैक्शन फॉर्मेट, तो इसको इन नंबर को कहेंगे हम लोग रेशनल नंबर, जो कि p/q फॉर्म में रहेंगे। और p और q दोनों z मतलब कि इंटीजर होना चाहिए, और q जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये है मोटा मोटा बात, जैसे कि दीज नंबर्स आर नाइदर नेचुरल नंबर नॉर इंटीजर, दे आर रेशनल नंबर। ये पूरे वाले नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे। और ये होगा p, ये होगा q, ये चीज इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। और सॉरी, नीचे वाला जो क्यू वाला पोर्शन होगा, क्यू क्यू नॉट इक्वल्स 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, और p और q z में होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। हमें पता है, वी नो दैट इंटीजर जो है वो अगर एक इंटीजर है सपोज की 3, इसको हम लोग -1 करें तो 2 आ जाएगा, और इसको हम लोग अगर +1 करें 4 आ जाएगा, जो कि ऑलवेज डिफाइंड है, ऑलवेज इंटीजर है, ठीक है। बट रेशनल नंबर की केस में उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग पूरा एबव ऑपरेशन करें, सपोज कि एक रेशनल नंबर हम लोग ले लें कि 1/2, इसको हम लोग +1 करें, और सॉरी इसको जाने दें, 1/2 इसको हम लोग इस साइड में +1 करें, और इस साइड में इसको -1 करें, तो जो है रेशनल नंबर भी आ सकता है, रेशनल नंबर नहीं भी आ सकता है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, बाय डूइंग द above operation we found out that always we don't get a rational number, sometimes we also get a irrational number। irrational number क्या चीज? ये जो है इरेशनल नंबर, ये क्या चीज दर्शाता है? p/q फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रहेगा तो p/q फॉर्म में, लेकिन जो p और q है वो इंटीजर नहीं होंगे, ठीक है। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर को ही हम लोग इरेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है? 6, जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है? 1.414, जो कि इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है? 1.73, जो कि इरेशनल नंबर है। देख सकते हो कि ये डिफाइन नहीं है, डेसिमल्स में आ रहा है, जैसे कि रूट 36 जो एक सॉरी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सॉरी,
एक रैशनल नंबर था, जैसे कि √149, ये भी 7 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई, मतलब कि 3.14, जो कि सेम एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ गए? टू डिफाइन इरेशनल नंबर हेयर कम रियल नंबर, जैसे कि 1.414, ये चीज क्या है? ये चीज तो ऐसे हम लोग डेसिमल नहीं कर सकते, डेसिमल है लेकिन हम लोग डिफाइन तो डेसिमल नहीं कर सकते। इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म है, जिसका जिस टर्म का नाम है रियल नंबर। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो पाई का वैल्यू 3.14 है, ये बहुत कुछ है। √3 का वैल्यू 1.73 है, 5 का 1.69 शायद कुछ समथिंग है, समथिंग। ठीक है, और भी बहुत सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर को ही हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब रूट के अंदर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि √2 एक इरेशनल नंबर बताता है। अब -2 भी हो सकता है, वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, -2 देगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आयोटा आ जाएगा, वो चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो चीज वीक 1 में नहीं चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेट, जो कि क्लास 11th CBSE में मैथ्स बैकग्राउंड वाले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट का दो चीज में हम लोग सेट को डिफाइन कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म। सब कुछ समझाऊंगा, पहले सुन लो। रिपीटेशन या फिर काउंट ऑफ एनी मेंबर नॉट अलाउड, इस चीज का क्या मतलब है, पहले इससे हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि एक सेट है, ए सेट, 1 1 2 2 2 4 4 4। इस चीज में हम लोग जैसे कि 1 यहाँ पे 2 बार है, 2 3 बार है, 4 3 बार है। इस चीज को हम लोग अगर ऐसे लिखे 1 2 4, सेम ही बात है। और हम लोग अगर कुछ ऑपरेशन इस सेट से, तो हम लोग इस वाले को ही ध्यान में रख के करना पड़ेगा। ठीक है, 1 यहाँ पे जो 2 बार है, एक बार काउंट होगा, एक बार काउंट होगा। 2 यहाँ पे 3 बार जो है, एक बार काउंट होगा। 4 यहाँ पे जो 3 बार है, ये भी एक बार ही काउंट होगा। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट का मतलब मैंने समझा दिया। अभी सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म मैं नीचे लिख के रखा हूँ, वहां से समझाऊंगा। और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 एन टाइम्स, ये किस चीज का सेट बोलेंगे? ये एक नंबर का सेट हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये चीज ही अगर 0 से शुरू हो जाए, तो हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको होल नंबर भी कह सकते हैं। इसको हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर -1 से शुरू हो जाए, -1 2, इसको हम लोग इंटीजर का सेट भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक ऐसा सेट बना दिया कि एक में कार है, कार को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बाइक को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ट्रैक्टर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये ट्रैक समझ लो, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बाइक को भी इंक्लूड कर रहे हैं, कार को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये एक सेट नहीं होगा। अगर सब कार जैसे कि टाटा, फिर hyundai, फिर मारुति सुजुकी, ठीक है, ये अगर हम लोग एक सेट में एनक्लोज कर दे, ये हम लोग एक सेट बता सकते हैं कि कार ब्रांड का सेट है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक सेकंड इसको जाने दो, टाटा, फिर मारुति सुजुकी, फिर हीरो होंडा, या फिर हीरो, ये एक हम लोग सेट नहीं कर सकते। मैं मोटा मोटा मतलब समझा पा रहा हूँ ना? तो ये समझाया गया है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को ही हम लोग सेट कहेंगे। ठीक है, अब कार्डिनलिटी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द सेट। जैसे कि अगर एक ए सेट हम लोग पकड़े 1 2 3, इस एलिमेंट में 3 है, मतलब कि 3 है क्या, 3 एलिमेंट है। ठीक है, इस चीज को ही हम लोग कार्डिनलिटी, एक सेट का कार्डिनलिटी कहेंगे। ठीक है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, ए होगा कि मेंशन सेट, जो सेट मेंशन किया जाएगा, और एन मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि मैं ये चीज ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वो काउंट वाला 4 4 3 3 7 7 7 फिर 9, ये हम लोग 4 3 7 9 ही लिखेंगे। और अगर सेम चीज 3 4 7 9 में ही, तो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, अगर अनऑर्डर्ड सेट मेंशन किया जाए, ठीक है, फिर मत बताना कि सर ने नहीं बताया, सर ने नहीं बताया। तो
सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, यहां से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म होता है कि ये वाला आप लोग अगर नोटेशन देखो तो ये होता है एक सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक्स जो है एक्स टेंस टू, एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स का वैल्यू 4 और मतलब कि लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। ये अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इससे तुमको सेट निकालने के लिए कहे, निकालने के लिए कहे, तो इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म जैसे कि 1 2 3 4 ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, 3 6 9 12 कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा है कि एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर एक्स ग्रेटर देन 4 है, ऐसा कुछ अगर ना कहे और ऐसा डायरेक्ट आप लोगों को दिया जाए तो ये एक रोस्टर फॉर्म है। ठीक है। अब सबसेट क्या चीज होता है, ये मेन सेट है, समझो कि ये एक मेन सेट है। ठीक है। और ये जो चीजें हैं, ये चीजें हैं इनका सबसेट, जैसे कि 1 2 3, 1 2 3 इस सेट में भी है, और जो सिर्फ थ्री, थ्री भी इस सेट में है। तो जो बी वाला होगा वो भी सबसेट होगा, सी वाला भी ए का सबसेट होगा। अब अगर ऐसा दे दे कि डी सेट 5, ठीक है, ये दूसरा सेट काउंट होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी 5 नहीं होगा, तो ये नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है। अगर बी ए का सबसेट हो तो बी का जो एलिमेंट्स है वो ए में मौजूद होना चाहिए, मस्ट। ठीक है। यहाँ पे इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। ठीक है। सबसेट का मतलब होता है कि जो भी जिसका सबसेट है वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे में प्रेजेंट होना चाहिए, मस्ट है। ठीक है। अब हम लोग सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लोग सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। इसको थोड़ा सा मैं सजा देता हूँ। ठीक है। एक सेकेंड। ए हम लोग ये है सबसेट का सिंबल, और बी मतलब कि यहाँ पे समझाएगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, मतलब कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है। यहाँ पे एक मैंने खोपचा लिख के रखा है। ठीक है। ये वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पढ़ लेना। एक सेट खुद का ही सबसेट होता है। ठीक है। और नल सेट भी हर एक एलिमेंट का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या है, मैं मतलब क्या समझाना चाह, मैं समझा देता हूँ। ठीक है। सपोज एक सेट दिया गया है, ए इक्वल्स 1 2 4, बी इक्वल्स 1 2 3 4, तो बी जो सेट है वो ए का सबसेट होगा। हर एलिमेंट के साथ एक सबसेट हम लोग काउंट करेंगे। और अगर सी ऐसा दिया गया कि 5, 5 का मतलब होता है नल। ठीक है। मतलब कि एम्प्टी सेट। अगर ये भी चीज है तो ये चीज भी ए का सबसेट बन जाएगा। ठीक है। हर एक सेट का, हर एक सेट का सबसेट ए, सॉरी, हर एक शब्द का सबसेट वो खुद होता है और नल सेट भी होता है। ठीक है। ये चीज है। अभी प्रॉपर सबसेट को हम लोग मतलब कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। नॉर्मल सबसेट का साइन कैसा था, मतलब कि जो प्रॉपर सबसेट नहीं था, ऐसे था। प्रॉपर सबसेट में ये वाला चीज जो है वो हट जाएगा, सिर्फ ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर सिर्फ ऐसे लिखाया गया हो तो वो प्रॉपर सबसेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है। अभी नंबर ऑफ सबसेट का ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 NA। अगर कोई भी मैं एक एग्जांपल लेके मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड मेरा लैपटॉप में मैं चला जाता हूँ। तो अगर मैं लेजर से लिखूंगा तो वो मिट जाएगा, जो कि बुरा लगेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया। अगर एक सबसेट है ए इक्वल्स 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, सबसेट
वन हो सकता है, टू हो सकता है। ये जो चीज है ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। मेरा कर्ली ब्रैकेट बहुत ही गंदा दिखता है, तो बता देता हूँ। थ्री है, फिर फोर है, फिर वन टू थ्री, फिर टू थ्री फोर। एक सेकंड में दो एलिमेंट का ले लेता हूँ तो समझाने में मुझे ही अच्छा होगा। तीन एलिमेंट का ले लेता हूँ मैं एक्चुअली। अगर बड़ा लूंगा तो बहुत सारे सबसेट बन जाएंगे ना, टू की पावर समथिंग हो जाएगा। तो सबसेट होगा वन टू थ्री, वन टू, वन थ्री, टू थ्री। यहाँ पर टू थ्री और थ्री टू को हम लोग इक्वल मान रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए। फिर हर हम एज ऑलवेज हमने अभी डिस्कस किया कि हर एक एलिमेंट का सबसेट वो खुद ही एक होता है और एक नल सेट होता है। तो वन टू थ्री और फाइव, ठीक है। फाइव के साथ शायद हम लोग कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते थे, वो मैं थोड़ा सा भूल गया, आप लोग थोड़ा सा ये वेरीफाई कर लेना। जैसे कि इस सेट का सबसेट मतलब कि नंबर कितना है, कितना सबसेट आया इसका। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ सबसेट आया है इसके साथ, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं, फॉर्मूला क्या था, टू टू दी पावर एन इंटू ए, ठीक है। इस वाले सबसेट का, सॉरी इस वाले सेट का एलिमेंट्स कितना था, थ्री। तो टू टू दी पावर थ्री, नो सॉरी सॉरी सॉरी, थ्री था इसका एलिमेंट, मतलब कि एन ए हो गया थ्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट का अगर हम लोग फॉर्मूला लगाए, टू टू दी पावर थ्री, फॉर्मूला क्या था मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। टू टू दी पावर एन ए, तो टू टू दी पावर थ्री एट, ठीक है। फॉर्मूला से भी एट आ रहा है और ऐसे भी आप अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मतलब कि आठ सबसेट बनेंगे एबव इक्वेशन का, ठीक है। अभी पावर सेट क्या होता है, जो सबसेट तुम लोगों को निकाले हो उसको एक सेट में एनक्लोज कर दो। जैसे कि इस वाले में अगर हम लोग करें, ये निकला, ये सबसेट है इनके, ठीक है। इसको अगर हम लोग एक सेट में एनक्लोज कर दे तो इसको हम लोग पावर सेट कहेंगे, ठीक है। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट हम लोग कैसे निकालेंगे, एन पी ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एन ए। टू आ रहा है, अच्छा समझ गए। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एन ए को ही हम लोग पावर सेट का एलिमेंट कहेंगे। जो, फिर से वहां जाने दो, जितना सबसेट ऊपर वाले सेट से बनेंगे जो कि आठ है, उतने ही पावर सेट का एलिमेंट होंगे, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं कि अगर कहीं पर भी समझने में दिक्कत आए तो कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो कमेंट्स में बताना, और चला जाता हूँ, नोट्स जो है वो टेलीग्राम में मिलेंगे। अभी बात आता है कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, ये चीज, ये तीन चीज क्या होता है। यूनियन जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट, जो सेट, एक सेट बनेगा, मतलब कि ए यूनियन बी अगर लिखा जाए तो ये भी एक सेट ही होगा। जो सेट दोनों सेट को कंबाइन करके बने वो ही यूनियन कहेंगे। जैसे कि ए अगर दिया जाए कि वन टू, और बी अगर दिया जाए कि वन टू थ्री, तो जो ए यूनियन बी बनेगा वो होगा वन टू थ्री, ठीक है।
ऐसा नहीं होगा कि यूनियन हो जाएगा वन टू फिर वन टू थ्री, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूँ। अगर ए सेट है वन टू थ्री और बी सेट है फोर फाइव सिक्स, तो ए यूनियन सेट जो बनेगा वो बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, अगर रिपीटेटिव एलिमेंट आ रहा है जैसे कि इस वाले सेट में आ रहा था, तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन क्या बोला है? इंटरसेक्शन हम लोग यूनियन ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन हम लोग उल्टा यू से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जो सेट दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट से बने हो, जैसे कि ए अगर वन टू है और बी अगर वन थ्री फोर है, तो जो ए यूनियन बी आएगा वो वन ही आएगा, जैसे एलिमेंट दोनों में वन ही है। जैसे इस वाले एग्जांपल से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट दो है। यहाँ पर हम लोग अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखने का कोशिश करें, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा वन टू, क्योंकि यहाँ पर कॉमन एलिमेंट वन टू है, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट वन था, तो ए इंटरसेक्शन बी आया वन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है? कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करें, अगर हम लोग एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखे तो एक्स के ऊपर एक डैश लगा देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए के ऊपर एक डैश लगा देंगे। ठीक है, जो सेट गिवन सेट के एलिमेंट के अलावा बाकी सब एलिमेंट प्रेजेंट हो, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स बार। एक्स बार होता है एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब कि अगर हम लोग वेन डायग्राम से समझे, ये होता है वेन डायग्राम। तो एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये अगर एक्स है और ये अगर वाई है, तो ये होता है इंटरसेक्शन। मैं समझा दूंगा, ये होता है दोनों का कॉमन जगह इंटरसेक्शन, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। इसको हम लोग माइनस करेंगे, जो मतलब कि एक्स कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये वाला पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट। अगर इंटरसेक्शन का अगर हम लोग वेन डायग्राम निकाले, तो ये जो ये छोटा सा कॉमन एरिया दिख रहा हो, ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। अगर यूनियन का वेन डायग्राम हम लोग निकालें, ये पूरा पार्ट हो जाएगा, मतलब कि वो जो राउंड वाला पूरा पार्ट हो जाएगा यूनियन। ठीक है, अभी ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट होना, और अगर ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो ए डॉट मतलब कि ए और बी नॉट इक्वल बी और ए, जैसे कि टू और थ्री इक्वल नहीं होगा थ्री और टू में, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ए और बी, बी और ए दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब कि टू और थ्री लिखना और थ्री और टू लिखना एक ही बात होगा, एक ही बात। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज है? ठीक है, ए क्रॉस बी, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस पे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक सेकंड, ये तो यहाँ पर नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, अगर एक सेट है, मैं पूरा बुक में जाके समझा देता हूँ। अगर एक सेट है ए इक्वल्स वन टू, सॉरी, एंड और एक सेट है थ्री फोर, तो जो कार्टेशियन ए क्रॉस बी, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो होगा वन कॉमा थ्री, ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, सॉरी, वन कॉमा फोर, फिर वन, सॉरी, वन कॉमा थ्री, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया हूँ, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर, फिर टू कॉमा थ्री और टू कॉमा फोर। ठीक है, डिले के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ब्रेन फॉग हो गया था मेरा। टू कॉमा फोर, ये होंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसमें ऑर्डर
पेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि जनरली इफ टू सेट्स आर गिवन ए एंड बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर ही हम लोगों को जनरली दिया जाता है। ए इक्वल्स, सॉरी, ए बी इक्वल्स नॉट इक्वल्स बी ए होता है, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स बी क्रॉस ए होता है। और अगर ए बी इक्वल्स बी ए होता है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी इक्वल होगा। ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज ही यहाँ पर लिखा गया है। और ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी में अगर एक सेट नल सेट हो, तो ए क्रॉस बी पूरा ही नल सेट होगा। मतलब कि अगर ए में कुछ भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, एक आर्बिटरी एलिमेंट हो, तीन एलिमेंट हो और बी नल सेट हो जाए, ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो है वो पूरा नल सेट ही होगा। सेम है नीचे वाले स्टेटमेंट में ही ये को समझाया गया है कि ए, अगर ए में कुछ भी एलिमेंट हो और बी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा गया है। अब आते हैं रिलेशंस और फंक्शन में। ये आप लोग क्लास 12th सीबीएसई में पढ़े होंगे, मैथ्स बैकग्राउंड वाले। ठीक है, रिलेशन क्या चीज होता है? जैसे कि सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी, मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है कि ए और बी एक रिलेशन होगा अगर ए जो है बी, ए क्रॉस बी का, सॉरी, ए एक सेट होगा अगर बी जो है ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाए, तो ए और बी के बीच में एक रिलेशन फॉर्म होगा। ये समझाया गया है। ठीक है, तो रिलेशन के टाइप्स क्या क्या है? पहले आता है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। यहाँ पे देख सकते हो कि ए जो सेट है वो 1 और 2 है और बी है 0 और 3। ए क्रॉस बी में 1013 20 23। तो आर जो है, रिलेशन जो है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। ए स्क्वायर और बी, यहाँ से अगर हम लोग ए को 1 पकड़े, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। लेकिन बी बी में तो ऑलरेडी 0 आ रहा है, अगर 1 पकड़े तो बी का वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर मतलब सॉरी, मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया। ए स्क्वायर और बी, मैं दोबारा शुरू करता हूँ। ए स्क्वायर और बी, ठीक है, ए को अगर हम लोग इस वाले एलिमेंट से 1 पकड़े, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से बी का वैल्यू भी 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बी का वैल्यू जो डिफाइंड है वो है 0। तो यहाँ से हम लोग लेट कर सकते हैं कि आर जो है वो एक रिलेशन नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। तो इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होंगे जो कि नल सेट या फिर एम्प्टी सेट कहेंगे। तो नल सेट और एम्प्टी सेट को ही हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब कि हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट करना। ठीक है, अभी रिलेशंस को फर्दर 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। ठीक है, अभी आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव जो है कुछ कुछ सेम ही है। ठीक है, कैसे सेम है? जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पता है कि 1 1 2 2 और 3 3, ये हम लोग रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। अगर सेम सेट में कुछ दूसरा एलिमेंट आ जाए कि 3 और 1, इसको हम लोग अभी भी रिफ्लेक्सिव तो कह सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी नहीं कह सकते। ठीक है, तो एक चीज जो मोटा मोटा याद में रखना कि सिर्फ अगर रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होल्ड करे तो ये आइडेंटिटी होगा। और अगर एक सेट में
कोई सा भी एलिमेंट हो, लेकिन उसी सेट में अगर रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स रहे तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव एलिमेंट कह सकते हैं। इस सेट को हम लोग रिफ्लेक्सिव एलिमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इस वाला जो सेट है इसको हम लोग आइडेंटिटी सेट नहीं कह सकते। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिसिटी मतलब कि अगर एक आईने में जाके, ये एक आईना है, मिरर ऑफ प्लेन ऑफ मिरर, इसमें अगर तुम लोग एक आई वर्ड लिखोगे, मैं एक आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ऐसे आई ही प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सिमेट्रिसिटी दर्शा रहा है, आप लोग देख सकते हो कि सेम एलिमेंट जाके प्रिंट हो रहा है। तो सिमेट्रिक भी यही है। 1 2 अगर एलिमेंट रहा तो उसी सेट में 2 और 1 रहना चाहिए। 1 3 अगर एलिमेंट में रहा, ठीक है, उसी सेट में 3 और 1 रहना चाहिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हो, ए और बी अगर एक रिलेशन होल्ड करे, बी और ए को भी रिलेशन होल्ड करना मस्ट है, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या है? ए इक्वल्स बी हम लोगों को दिया गया है, और बी इक्वल सी हम लोगों को दिया गया है। ए इक्वल सी, ए इक्वल सी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 1 1 2 दिया गया है, 2 3 भी दिया गया है। 1 3 अगर नहीं होता तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता। 1 3 है, इसलिए ये चीज भी ट्रांजिटिव है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी एक रिलेशन होल्ड कर रहा है, बी सी एक रिलेशन होल्ड कर रहा है, मतलब कि ए सी को भी एक रिलेशन होल्ड करना मस्ट है, ठीक है। अब डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है? पहले हम लोग कोडोमेन से समझते हैं। सेट बी के सारे एलिमेंट, जैसे कि अगर हम लोग, मैं रफ बुक में लिख के मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा जाए कि ये एक सेट है, मैं बैलून फॉर्म से मैं समझा देता हूँ। सेट ए, सेट बी, ठीक है। मैं पहली बता देता हूँ, ये एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इस सेट में 5 एलिमेंट है, और इस सेट में ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इस सेट में 6 एलिमेंट है, और इस सेट में 5 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एन ए होगा 5, और यहाँ पे एन बी होगा 6। तो अगर हम लोग ऐसे ही कहते, जो ए जो है वो बी के साथ रिलेशन में है, 2 डी के साथ, 3 सी के साथ, 4 ई के साथ, 5 ए के साथ, ठीक है, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो डोमेन जो होगा, एक सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, हाँ समझ गए। डोमेन जो चीज होगा, डोमेन होगा कि ऑल द वर्किंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। ऑल द वर्किंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए को ही हम लोग डोमेन कहेंगे। ऑल द वर्किंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब डोमेन के साथ लगे हाथ कोडोमेन भी आ जाता है। कोडोमेन में आएगा कि ऑल द एलिमेंट्स, वर्किंग एलिमेंट नहीं, ध्यान में रखना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। एक सेकंड, इसका क्या हो गया भाई? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। एक सेकंड रुकना जरा। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी को ही हम लोग कहेंगे कोडोमेन, ठीक है। और लगे हाथों, रेंज भी एक चीज है। तो रेंज क्या चीज है, ठीक है। वर्किंग एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यहाँ पे देख सकते हो कि एफ जो है वो नॉन वर्किंग है, ठीक है। एफ एक नॉन वर्किंग एलिमेंट है, तो इसको हम लोग रेंज नहीं कहेंगे। वर्किंग एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। तो हम लोग नोट पे जाए, यहाँ पे यही चीज लिखा गया है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हु आर रिलेटेड टू सेट बी, मतलब कि वर्किंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। यहाँ पे रेंज लिखा गया है कि वर्किंग एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और कोडोमेन में लिखा गया है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। अभी फंक्शन क्या चीज होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है, लेकिन एक प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए।
अब ऊपर वाले एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखो कि हर एक एलिमेंट का जो है एक एक ही प्री इमेज है। टू का डी, थ्री का सी, फोर का ई। एक सेकंड में बता देता हूँ। जो सेट ए है, जो लेफ्ट साइड में जो सेट होगा, इसको हम लोग प्री इमेज वाला सेट कहेंगे। और जो राइट साइड में जो सेट होगा, इसको हम लोग इमेज वाला सेट कहेंगे। ठीक है, इमेज वाला सेट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर हम लोग नीचे क्लियर करके लिखे कि दो सेट वाला पी आई, मतलब कि पी इमेज वाला सेट और इमेज वाला सेट, ए सेट और बी सेट, जैसे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई एफ, यही सेट था। अगर ऐसा हो रहा है कि वन का ए के साथ भी रिलेशन है और वन का बी के साथ भी रिलेशन है, तो वो चीज फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ रहे कि वन का ए के साथ रिलेशन है, टू का सी के साथ, थ्री का बी के साथ, फोर का डी के साथ, ठीक है, आप लोग यहाँ पे कहोगे कि रिलेशन तो और मतलब कि फंक्शन तो होना चाहिए, लेकिन इस केस में भी फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो ए वाला सेट या फिर प्री इमेज, हर एक प्री इमेज का एक एक इमेज तो होना ही चाहिए। मतलब कि अगर फाइव को भी हम लोग कुछ एक प्री इमेज दे दे, ई दे दे या फिर फाइव को डी भी दे दे, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा। मतलब कि सेट ए का हर एक एलिमेंट वर्किंग होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी वर्किंग। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी वर्किंग। ठीक है, ये है फंक्शन का मूल, जो मतलब कि जिस्ट है। अभी हम लोग एक फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें? अगर एक इक्वेशन दिया जाए तो हम लोग कैसे समझे कि ये एक फंक्शन है या फिर नहीं है? एक एक्स के, अगर एक इक्वेशन दिया जाए कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई, इसमें अगर एक एक्स के वैल्यू में दो दो वाई का वैल्यू आ रहा है, दो दो वाई का वैल्यू आ रहा है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। अगर एक एक्स के वैल्यू में एक ही वाई आ रहा है, तो ये एक फंक्शन होगा। अगर एक वाई के वैल्यू में दो दो एक्स आ रहा है, तब भी ये एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। ग्राफ से हम लोग कैसे समझेंगे? वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो कि हम लोग वीक टू, जो कि स्ट्रेट लाइंस के ऊपर बेस्ड था, उसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या चीज था? अगर ऐसा ग्राफ दिया जाए, ठीक है, जो अगर हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर करें, तो यहाँ पे देख सकते हो तो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो है, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा ग्राफ दिया जाए, ऐसा, यहाँ पे देख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है। मतलब कि पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन होना चाहिए। इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं, तो ही इसको हम लोग एक फंक्शन कहेंगे। ठीक है। अभी फंक्शन जो है वो दो टाइप में फर्दर क्लासिफाई किया गया है, वन वन और ऑन टू। ठीक है। वन वन क्या चीज होता है? अगर x1 और x2, x1 इक्वल्स x2 हो जाए या फिर x1 नॉट इक्वल्स x2 हो जाए, तो इसको हम लोग वन वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि फॉर एवरी डिफरेंट एक्स देयर शुड बी यूनिक वाई। मतलब कि टू, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू पकड़े और अगर थ्री आ रहा है, तो अगर हम लोग फोर एक्स का वैल्यू पकड़े, तो थ्री नहीं आ सकता, कुछ यूनिक वैल्यू आना चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग एक्स को एक्स वन पकड़े, तो वाई को वाई वन एक ही बार आना चाहिए। एक्स को अगर हम लोग एक्स टू पकड़े, तो वाई को दोबारा वाई वन नहीं आ सकता। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस वाले लाइन से ही। अभी ऑन टू क्या चीज चीज होता है?
एक फंक्शन जहां पे रेंज कोडोमेन हो जाए, मतलब कि अगर, यहाँ से समझा देता हूँ। हर एक एलिमेंट सेट बी का हर एक एलिमेंट वर्किंग हो जाए तो उसे हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यही था वीक टू, सॉरी, इतना ही था वीक वन। तो नोट्स नोट्स मेरे टेलीग्राम पे चेक कर लेना। थैंक यू।